हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंधों की समाप्ति। अनुबंधों की समाप्ति का मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रॉमिस किया है दोनों पार्टीज ने, वो अपने जो है वो प्रोमिस को उन्होंने पूरा कर दिया है, या कहने का मतलब कि जब उनके राइट्स और ऑब्लिगेशन जो उस कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुए हैं वो खत्म हो चुके हैं, तब हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया, अनुबंध जो है समाप्त हो गया, यानी कि उसमें अब दोनों पार्टीज की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो है वो राइट नहीं बचा है। तो उनकी जो राइट्स हैं या ऑब्लिगेशन यानी कि जो उनकी ड्यूटीज हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब वो खत्म हो जाती हैं तब ये माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, अनुबंध की समाप्ति हो गई है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अनुबंध की समाप्ति के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले इसका मतलब देख लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब है इसका? व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड और टर्मिनेटेड। क्या है कि जब उसमें से कॉन्ट्रैक्ट से जो भी राइट्स और ड्यूटीज बनती हैं दोनों पार्टीज की, वो उनके राइट्स या ड्यूटीज या राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो हैं वो खत्म हो गए हैं, तब ये कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनुबंध जो है समाप्त हो गया। ए कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो इसके मल्टीपल मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। कि जैसे हमने एक पहले जो अपनी पिछली वीडियो थी जिसमें आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था कि अनुबंधों का निष्पादन की दोनों पार्टीज ने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर दिया है, और जब दोनों पार्टीज अपने प्रोमिसेस को पूरा कर देती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसमें पहला मेथड है बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल और अटेम्प्टेड, निष्पादन द्वारा, कि वो जो है वो एक्चुअल भी हो सकती है, अटेम्प्टेड भी हो सकती है, जिसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर फॉर परफॉर्मेंस या टेंडर भी बोलते हैं। तो जिसमें कि दोनों पार्टीज ने जो है अपने प्रोमिसेस को पूरा कर दिया है। तो एक्चुअल का मतलब कि दोनों ने एक्चुअल में उसको पूरा कर दिया है, और अटेम्प्टेड का मतलब कि उन्होंने जो है वो ऑफर किया है परफॉर्म करने के लिए, बट दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। बट वो जो ऑफर किया गया है, जो जिसको हम कहते हैं टेंडर भी बोलते हैं, तो दैट टेंडर शुड बी अ वैलिड टेंडर, और वो जो है वो एक रीजनेबल टाइम और प्लेस पर किया जाता है, किया गया हो, तब हम कहेंगे कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बाय परफॉर्मेंस, कि उन्होंने अपना जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशन थी उनको जो है वो परफॉर्म कर दिया है। सेकंड है बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट, की दोनों पार्टीज आपस में सहमति कर लेती हैं, आपस में समझौता कर लेती हैं, तो उसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मटेरियल अल्टरेशन, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। तो उस तरह से जो है वो आपसी सहमति के बेस पर जो है वो दोनों पार्टीज की आपसी सहमति है, और या उन्होंने नया कोई समझौता किया, उसके बेसिस पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। इनके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे, पर पहले इनके मेथड्स के नाम देख लेते हैं कौन कौन से। तो बाय सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी, निष्पादन की असंभवता, कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ही उसको परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल है। तो उसमें जो है कई सारी चीज़ें आती हैं कि जो है वो उनके कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें उनके आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो उसमें जो है कुछ इसमें बातें बताई गई हैं कि जब जो है अगर ऐसी कोई कंडीशंस आती हैं तो ये मान लिया जाता है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। अगर उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है तब हम ये कहेंगे कि जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि अब उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। जब परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता तो दोनों पार्टीज जो है उसमें से डिस्चार्ज हो जाती हैं। बाय लैप्स ऑफ टाइम, की समय व्यतीत हो जाने पर, कि जैसे आपको बताया था कि जो है वो अगर टाइम बाउंड है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम जो है उसकी परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, बट उस पर्टिकुलर टाइम में अगर उसको परफॉर्म नहीं किया जा रहा है तो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है तब भी वो डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, अगर जो है वो जो उसमें टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में उसको परफॉर्म नहीं किया जाता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, राजनियम के कार्यशील होने पर, यानी कि जो है वो लॉ के थ्रू जो है वो कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं, या ऐसा समय में या कोई ऐसा बदलाव हुआ है, या कानून में कोई ऐसा बदलाव हुआ है, या कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिस इवेंट की वजह से जो है वो लॉ ऑपरेशन में आ जाता है, और उस लॉ की वजह से जो है उस राजनियम की वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो वो इलीगल हो जाता है। तो उस केस में कहेंगे कि जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, अनुबंध का खंडन करने का मतलब है कि जिसमें कोई पार्टी जो है, दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी ने जो है अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया था, हम उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का खंडन, कि पार्टी ने जो है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया या पूरा करने से जो है वो मना कर दिया है, कि या तो ऑन द ड्यू डेट उसने परफॉर्म ही नहीं किया, या बिफोर ड्यू डेट उसने इन्फॉर्म कर दिया कि जी मैं अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता, तब उसको बोलते हैं बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें बेशक जो है वो एग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्ष के पास अधिकार है कि वो जो है कोर्ट के थ्रू जो भी उसका नुकसान हुआ है उनको डैमेजेस को वो क्लेम कर सकता है, या उसने जो कुछ पेमेंट्स किए हैं वो पेमेंट्स रिकवर कर सकता है। बट यहाँ पर क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध का खंडन, जिसमें कोई एक पार्टी जो है अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है।
तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब वन बाय वन जो है हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं और कैसे कैसे जो है उससे कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म किया जा सकता है। तो जैसे हमने पहला पढ़ा था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के द्वारा जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है, तो जिसमें जो है अनुबंध का निष्पादन यानी कि अपने प्रोमिसेस को पूरा करना है। तो व्हेन बोथ द पार्टीज परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज, कि अगर जो है वो दोनों पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है तब ये कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया। Therefore, where both the parties fulfill their reciprocal promises to achieve the object of the contract is thereby terminated। कि यहाँ पर क्या है कि दोनों पार्टीज ने अपने जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, जो आपस में एक दूसरे के लिए उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, उन प्रोमिसेस को उन्होंने पूरा कर लिया है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव किया जा सके, तब हम कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो गया। एंड द परफॉर्मेंस कैन बी एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक निष्पादन हो सकता है उसका, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर फॉर परफॉर्मेंस, या फिर जो है उसको टेंडर भी कहा जाता है। तो ये परफॉर्मेंस के बारे में जो है हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है, ऑफर फॉर परफॉर्मेंस, टेंडर, और एक वैलिड टेंडर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताया। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब बेसिकली क्या है कि जो भी उनकी ड्यूटीज बनती हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटीज जो है, जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस बनती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली, उन दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया। दैट मीन्स कि एक्चुअली उन्होंने वो परफॉर्म कर दिया। अगर ए ने कहा कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं 20,000 रुपए में, बी ने कहा ठीक है मैं खरीदना चाहता हूं, तो ए ने अपनी बाइक दे दी, बी ने 20,000 रुपए दे दिए, तो कहा जाएगा कि एक्चुअल में उन्होंने परफॉर्म कर दिया है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की उसने जो है वो परफॉर्म करने के लिए ऑफर किया, बट दूसरी पार्टी ने बेशक हो सकता है कि शायद उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रीजंस कहीं हो सकते हैं, तो उसको कहा जाता है कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर फॉर परफॉर्मेंस या फिर टेंडर। और एक वैलिड टेंडर के लिए जरूरी होता है कि उसको जो है वो रीजनेबल टाइम रीजनेबल प्लेस पे किया जाए। और ज़्यादा डिटेल हो तो आप जो है वो पिछली जो वीडियो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो है वो डिटेल में इसके बारे में देख सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन सेकंड है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति और आपसी समझौते से जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट इन द फॉलोइंग वेज, कि आपस में जो है वो आपस में सहमति करके, आपस में एग्रीमेंट करके जो है वो दोनों पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं, और अपने जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पर, म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर जो है वो खत्म करने के कई तरीके हैं। उसमें से पहला जो तरीका है दैट इज नोवेशन, नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब क्या है? नोवेशन अकर्स व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड for an existing contract either between the same parties or between different parties, the consideration mutually being the discharge of the old contract। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नोवेशन है, नोवेशन में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनका अभी जो एट प्रेजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको खत्म करके दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना लिया जाता है। बेशक हो सकता है कि उसमें जो है वो पार्टीज सेम रहें, या फिर जो है पार्टीज अगर भी बदल सकती हैं, पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं, और हो सकता है कि पार्टीज सेम रहें, बट अगर पार्टीज सेम रहती हैं तो क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल अल्टरेशन की, उसका जो है वो नेचर, जो ऑब्लिगेशंस उनकी बनती थी, उन ऑब्लिगेशंस में जो है वो एक मटेरियल अल्टरेशन की गई है, तब उसको जो है वो नोवेशन कहा जाएगा। और अगर बहुत मटेरियल या बहुत इंपॉर्टेंट या उसका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ है, तो उसको सिर्फ जस्ट अल्टरेशन कहा जाएगा, नोवेशन नहीं कहा जाएगा। तो जैसे नाम से भी पता चल रहा है, नवीनीकरण, यानी कि नया कॉन्ट्रैक्ट उसमें बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने जो है वो बी से उधार लिया हुआ है, बी ने सी से उधार लिया हुआ है। अब मान लो ए ने जो है वो बी से 100 रुपए लिए हैं, बी ने भी सी से 100 रुपए लिए हैं, तो आपस में वो एग्रीमेंट कर सकते हैं आपसी सहमति से। क्या है कि वो जो है ए ने बी से लिया हुआ, बी ने सी से उधार लिया हुआ है, यानी कि जो है ए ने बी को पेमेंट करनी है और बी ने सी को करनी है। तो अब क्या है कि ये आपस में कर सकते हैं कि ए जो है वो डायरेक्टली बी को पेमेंट ना करके ए जो है वो डायरेक्टली सी को पेमेंट कर देगा। तो उनके जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट थे ए और बी का, और बी और सी का, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे। नवीनीकरण हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसमें जो है वो ए डायरेक्टली सी को पे करेगा, उसको बोलते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर
जिसमें अब यहाँ पे पार्टीज भी चेंज हो गई हैं, बट हो सकता है कि पार्टीज ना चेंज हो। तब ए ने जो है वो बी से 10,000 रुपये उधार लिए हुए, 10,000 रुपये उधार लिए हुए, 10,000 रुपये उसने देने थे, बट 10,000 रुपये देने की बजाय उसने क्या किया कि अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी 5,000 की मैं अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देता हूँ, बाकी का जो है वो अनसिक्योर टाइप में आपके पास रहेगा। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चेंज हो गया कि यहाँ पर जो है वो अब सिक्योर टाइप में जो है उसने अपनी कोई सिक्योरिटी रख दी और उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो है उसने लोन ले लिया। दैट इज नोवेशन की नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नवीनीकरण, नोवेशन। बट ये भी बात ध्यान में रखने वाली है कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट है दैट मस्ट बी अ वैलिड एंड एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट नया किया जा रहा है वो वैलिड भी हो, एनफोर्सिएबल भी हो, उसमें कोई लीगल फ्लॉ नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि जैसे कोई इसमें स्टैंप की कमी होगी या रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो जिसकी वजह से वो अनएनफोर्सिएबल बन सकता है, अपरिवर्तनीय हो सकता है। तो इस तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए नए कॉन्ट्रैक्ट में, तभी जो है वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा, ठीक है। तो पहला मेथड हो गया आपका नोवेशन का म्यूचुअल कंसेंट में। सेकंड जो मेथड है इसी हेडिंग के अंडर हमारे पास दैट इज अल्टरेशन, परिवर्तन, चेंज, जिसको आप कहते हैं ना कि अल्टरेशन कर दिया, चेंज कर दिया। तो अल्टरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मींस अ चेंज इन वन और मोर ऑफ द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी किसी मटेरियल यानी कि मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट में कोई चेंज किया गया या इंपॉर्टेंट कोई टर्म एंड कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की चेंज की गई है, तब उसको कहेंगे अल्टरेशन उसमें की गई है। बट अल्टरेशन शुड बी विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, की दोनों पार्टीज की कंसेंट से जो है वो मटेरियल अल्टरेशन की जानी चाहिए। अगर किसी एक पार्टी ने बिना दूसरी पार्टी की कंसेंट लेके जो है वो अगर उसमें चेंजेस किए हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि दूसरी पार्टी को उसके बारे में, चेंजेस के बारे में पता ही नहीं है। और इसमें यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि अल्टरेशन का मतलब है कि उसमें मटेरियल अल्टरेशन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट अल्टरेशन होनी चाहिए, कि जो मटेरियल फैक्ट है उसमें कोई चेंज किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि उसने कहा है कि जो मैं 8% पे लोन ले रहा हूँ, अगर वो है उसको चेंज करना है तो उसने कहा कि 8 नहीं, चलो कोई आप जो है उसको 10% या 8.5%, उसमें कुछ जो है वो रेट्स में चेंज कर दिए गए हैं कि उसने टाइम से पे नहीं किया तो उसको जो है वो चेंज करके उन्होंने रेट कम या ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसको बोलते हैं अल्टरेशन, उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन में उसके अंदर की गई है। या जैसे किसी को 2 महीने का टाइम दिया, उसको कह देगी 3 महीने में दे दो आप वो सामान, तो इस तरह से उसको मटेरियल अल्टरेशन, इंपॉर्टेंट चेंज उसके अंदर किया गया। जस्ट जैसे कि किसी के नाम की स्पेलिंग की जो है वो मिस्टेक होगी, टाइपिंग की कोई एरर होगी, तो उसको अगर हम करेक्ट कर रहे हैं तो उससे जो है वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज ही रहेगा। जो छोटी मोटी क्लैरिकल मिस्टेक है उसको हम अल्टरेशन की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं, कि उसका कोई इफेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर नहीं पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एज इट इज वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कि अगर जस्ट उसमें कोई जो है स्पेलिंग मिस्टेक या क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है। बट अगर जो है उसमें कोई इंपॉर्टेंट चेंज किया जा रहा है तभी हम कहेंगे कि उसकी अल्टरेशन की गई है, और अल्टरेशन होने से पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, और जो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, परिवर्तन के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसको फिर उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और बेसिकली जो मेन डिफरेंस है नोवेशन और अल्टरेशन में, नोवेशन में क्या है कि पार्टीज जो है वो भी चेंज हो सकती हैं। नोवेशन में जब नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं उनमें भी चेंज किया जा सकता है, बट इन केस ऑफ अल्टरेशन सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होंगी, पार्टीज जो है वो सेम रहती हैं, पार्टीज में कोई भी चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। अब नोवेशन हो गया, अल्टरेशन हो गया। एंड थर्ड जो मेथड है हमारे पास दैट इज रिसिशन। रिसिशन का मतलब है विखंडन, की विखंडन का मतलब कि दोनों पार्टीज ही जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर देते हैं, कि उन्होंने परफॉर्म नहीं करना है, कि विदाउट परफॉर्मेंस जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर लिया जाता है। दैट इज नोन एज रिसिशन, कि दोनों पार्टीज कहती हैं कि जी हमने अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करना, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसिशन हो गया, यानी कि उसका विखंडन हो गया। अब दोनों पार्टीज जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज है। मान लो ए ने कहा कि मैं आपको जो है वो 100 बैग्स ऑफ व्हीट जो है वो इतने रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ, इस डेट को बेचा जाएगा, या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, जैसे भी उनका टर्म है कॉन्ट्रैक्ट का। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ए ने बी को कहा कि मैं जो है आपको ये सर्टेन गुड्स जो है वो 1 महीने के बाद जो है वो इस रेट पे डिलीवर कर दूंगा। बी ने कहा ठीक है जी, मैं इस रेट पे 15 दिन के बाद जो है वो इसको सामान को खरीद लूंगा। बट 15 दिन से पहले ही दोनों को लगता है कि ना उसने बेचना है ना उसने खरीदना है, तो दोनों ही जो आपस में कंसेंट करके कह देते हैं कि जी उन्होंने अपने दोनों ने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करना है। दैट इज नोन एज रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का विखंडन म्यूचुअल कंसेंट से जो है उन्होंने दोनों ने अपने प्रोमिसेस जो है वो पूरा करने से मना कर दिया, ठीक है। देन फोर्थ इज रिमिशन। रिमिशन का मतलब जैसे आपने स्कूल टाइम में लिखा होगा, फी रिमिशन के लिए जो है वो लेटर लिखी होगी, एप्लीकेशन लिखी होगी। तो रिमिशन का मतलब होता है कि छूट देना। छूट देने का मतलब क्या है कि जो आपकी परफॉर्मेंस बनती है, जो आपने प्रॉमिस किया है उससे कुछ कम, उससे
कुछ कम को एक्सेप्ट कर लेना या उससे जो है वो कम एक्सेप्ट करना और उसको कुछ छूट दे देना। तो रिमिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज द एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर और अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस मेड, कि जो भी आपने उसको प्रॉमिस किया था उससे जो है वो कुछ कम आपने एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी को उधार दिया हुआ था 5,000 रुपये का, अब 5,000 रुपये का उधार आपका रिकवर नहीं हो रहा है, तो आपने कहा कि 5,000 की जगह आपको पता है कि वो 3,500 रुपये देने के लिए तैयार है, 3,500 वो आपको पे कर सकता है। आपने कहा कि जी आप जो है वो 5,000 की जगह 3,500 पे करो और आपका हिसाब किताब जो है वो चुकता हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपने जो है उसको रिमिशन दे दी, छूट दे दी। 5,000 की जगह आपने क्या किया कि 3,500 रुपये ही उससे जो है वो लिए, 3,500 ही जो है वो आपने 5,000 रुपये की जगह 5,000 की जगह जो आपने 3,500 ही उससे एक्सेप्ट करके उसको रिलीज कर दिया। तो इसमें अगर दोनों पार्टीज ने आपस में कंसेंट करके जो है वो छूट दी है तो उसमें क्या है कि आप बाद में उससे जो है वो 5,000 के लिए क्लेम नहीं कर सकते। अब आपका राइट जो है वो 3,500 के लिए रिड्यूस हो गया। दैट इज रिमिशन की कुछ छूट जो है वो किसी पार्टी को दे दी जाती है। तो रिमिशन से भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया 5,000 का। अब जो उसको छूट देगा, आपने जो अमाउंट रिड्यूस की है उतनी अमाउंट की उसकी ऑब्लिगेशन उस कॉन्ट्रैक्ट में बचेगी। एंड लास्ट वन इज वेवियर, अधिकार का त्यागना। अधिकार का त्यागना मतलब कि आप जो भी उसमें आपका राइट बनता है कॉन्ट्रैक्ट में, आप उसको जो है वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं कि मेरे को जो है वो अपना राइट नहीं चाहिए। आपने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया बट दूसरी पार्टी का जो उसमें ऑब्लिगेशन बनती थी यानी कि आप उसकी ऑब्लिगेशन बनती थी, आपका राइट बनता था बट आपने उसको छोड़ दिया। दैट इज नोन एज वेवियर, और वेवियर के थ्रू भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो है आपने जो है वो टेलर को शर्ट दी सिलने के लिए और टेलर ने जो है उसके बदले में आपको कहा कि जी इससे जो है इसके बदले में इतनी जो है वो इसका स्टिचिंग के इतने चार्जेस के चार्ज किए जाएंगे। अब टेलर ने जो है वो शर्ट आपको सिल के दे दी बट सिलने के बाद उसने कहा कि चलो कोई ना जी आप रहने दो, इसकी जो है स्टिचिंग की पेमेंट रहने दो। तो स्टिचिंग की पेमेंट रहने दो, तो उसने उसका जो राइट बनता था उसने पूरा का पूरा कंप्लीट छोड़ दिया है। तो रिमिशन में और वेवियर में डिफरेंस क्या है कि रिमिशन में उसको कुछ छूट दी जाती है। 5,000 की जगह आपने 3,500 रुपए एक्सेप्ट कर लेते, बट वेवियर में क्या है कि आप जो है वो पूरा का पूरा जो आपका राइट बनता था उसको छोड़ देते हैं कि चलो भाई आपने 5,000 रुपए देने थे, कोई बात नहीं, नहीं देने तो रहने दो, उसको छोड़ दिया, आपने पूरा का पूरा राइट ही अपना उसमें से छोड़ दिया। दैट इज नोन एज वेवियर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेवियर। आपने जो है वो किसी को कहा कि आपने जो है वो मेरे होटल में जो है वो शाम को गाना गाना है और उसके बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगा, और आपने जो है वो पैसे उसको दे दिए बट बाद में उसने जो है आपने कहा कि चलो मुझे तो अब जरूरत नहीं है, इवेंट कैंसिल हो गया और आप जो है वो इसको पैसे को रख लो और मैं आपसे गाना नहीं गवाता। तो वो है कि आपने जो भी उसका राइट बनता था कॉन्ट्रैक्ट में उसको कंप्लीटली आपने अगर छोड़ दिया है तो उसको हम कहेंगे वेवियर, अधिकार का त्यागना। इससे भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर जो है वो दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति, आपसी समझौता। चाहे वो नवीनीकरण है, चाहे वो परिवर्तन है, चाहे वो विखंडन है, चाहे वो छूट है, या फिर जो है वो अधिकार त्यागने वाली बात है, सभी चीजों में जो है वो दोनों पार्टीज की आपसी सहमति का होना जरूरी है। विदाउट कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज अगर वो चेंजेस किए जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड या वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, देन थर्ड जो मेथड है हमारे पास, डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, की जो है कुछ समय बाद जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। तो जो परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी की बात है उसमें दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो ये है कि निष्पादन के समय की जो असंभवता है, कि इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की जब आपको पता था जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो है वो निष्पादन के समय नहीं, ये आएगा आपका कि इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की अनुबंध के समय ही जो है वो असंभवता के बारे में पता था कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता तभी पार्टीज को पता था कि जो है ये चीज जो है वो इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल कि जो है एक पर्सन कहता है कि जी आप मुझे 1,00,000 रुपए दे दो और मैं इसमें से जमीन में से खजाना निकाल के आपको दे दूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। दोनों पार्टीज को पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है दैट इज वॉइड एब इनिशियो, वो एग्रीमेंट जो है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड रहता है, व्यर्थ है, तो उसको कहेंगे इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें जो है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है जब दोनों पार्टीज को उसके बारे में पता है। बट इन केस कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सिर्फ एक पार्टी को पता है, दूसरी पार्टी को नहीं पता है। तो उस केस में क्या है कि जिसमें जो है वो मतलब फिर जिसको पता था कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो और दूसरी पार्टी ने जो है उसके ऊपर भरोसा करके ऐसा कोई काम करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है, तो पीड़ित पक्ष
जो एग्रीड पार्टी है उसको जो है वो डैमेजेस क्लेम करने के लिए, जो उसका लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए वो कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकता है। कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए ने जो है वो बी के साथ शादी करने के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट पहले से ही बाद में पता चला कि बी जो है पहले से ही शादीशुदा है। तो बी को तो खुद को तो पता था कि वो शादीशुदा है और वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, बट एक को पता था इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, बट दूसरे को नहीं पता था। तो जो ए को नहीं पता था कि बी जो है पहले से ही शादीशुदा है, तो ए जो है उसको जो नुकसान हुआ है, जो उसकी कंपनसेशन है, वो बी से क्लेम कर सकता है। तो इसके बारे में क्या है कि 56 में पैरा 1 में क्या कहा गया है, सेक्शन 56 पैरा 1 में, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो है एक एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल एक्ट से जुड़ा हुआ है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वो अपने आप में ही वॉइड है, व्यर्थ है, वॉइड एब इनिशियो होता है। और दूसरी बात आती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ये तो है कि निष्पादन के समय जब यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादन के समय नहीं, आप लिखेंगे यहाँ पे अनुबंध के समय असंभवता, निष्पादन नहीं लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे अनुबंध के समय असंभवता, कि जो है उसमें अनुबंध के टाइम पे ही जो है वो उनको उसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता है, तब जो है क्या स्थिति रहती है। और अगर जो है आगामी असंभवता की कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो वो पॉसिबल था उस काम को करना, बट उसके बाद जो है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से उसको परफॉर्म करना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। तो इसके बारे में सेक्शन 56 पैरा 2 में क्या कहा गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल, कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके बाद जो है वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गया, और बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिजर कुड नॉट प्रिवेंट अनलॉफुल बिकम्स वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम्स पॉसिबल इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो इसमें क्या कह रहा है कि बेसिकली दो तीन चीजें उसमें कही जा रही हैं। पहली बात कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो जो चीज थी तब वो वैलिड थी, या मतलब उसको करना पॉसिबल था, बट उसके बाद कुछ ऐसा एक्ट हो गया या ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। और वो जो इम्पॉसिबिलिटी है वो किसी ऐसे रीजंस की वजह से है जिसको जो है वो प्रोमिजर जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकता था, प्रिवेंट के उसके कंट्रोल में नहीं थी, यानी कि प्रोमिजर के कंट्रोल में नहीं था कि उस चीज को वो रोक ले, जिस चीज की वजह से जो है वो एक्ट, वो काम जो है वो इम्पॉसिबल हुआ है, वो ऐसी कुछ घटना घटी है या ऐसा कोई चेंज आया है जिसकी वजह से उसके प्रॉमिस को पूरा करना इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसा जो चेंज आया है उसको रोकना जो है वो प्रोमिजर के बस में नहीं था, या फिर उसने जो है वो खुद से ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई है, तब हम उसको कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात आ गई है, कि पहले तो वो उसको परफॉर्म करना पॉसिबल था, बट बाद में कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए जिसकी वजह से जो है उसको परफॉर्म नहीं किया जा सक रहा है। देन सेक्शन 56 पैरा 2 में क्या कहा गया है, वेयर एन है, यहाँ पे एंड नहीं है, वेयर एन इवेंट विच कुड नॉट रीजनेबली have been in the contemplation of the parties when the contract was made renders performance impossible or unlawful, the contract becomes void and stands discharged। तो यहाँ पर भी डिस्चार्ज की बात की जा रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब जो है वो एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिसके बारे में, कंटेम्पलेशन का मतलब है कि जिसके बारे में जो पार्टीज हैं उनको पता नहीं था कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है। कंटेम्पलेशन का मतलब कि उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। अगर उनको पता होता कि ये इसको काम को करना, परफॉर्म करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका ऐसे किसी एक्ट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों करते। तो कंटेम्पलेशन का मतलब कि उनके सोच में, समझ में, या उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाएगी। तो उस समय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है और स्टैंड्स डिस्चार्ज, और वो उसको डिस्चार्ज माना जाता है कि अगर ऐसा कोई इवेंट हो गया है, ऐसा कोई चेंज आ गया है, ऐसी कोई कंडीशन बन गई है जिसकी वजह से, जिसके बारे में पार्टीज ने जो है वो सोचा नहीं था, बट फिर भी ऐसा कुछ चेंज हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको या प्रॉमिस को पूरा करना जो है वो इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो गया, तब कहा जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट हैज बिकम वॉइड एंड स्टैंड्स डिस्चार्ज, एंड दिस इज नोन एज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, या डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी इसको बोल देते हैं। ब्रॉट अबाउट बाय द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जो ये चेंज आ रहा है, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो ऐसा कुछ नहीं था, बट उसके बाद ऐसे चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो गए, क्योंकि अनलॉफुल हो गई है तब भी नहीं आप उसको परफॉर्म कर सकते, और इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है तब तो वो परफॉर्म की ही नहीं जा सकती। तो उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी कि नैराश्य का सिद्धांत, और इसको जो है हम डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, आकस्मिक असंभवता का सिद्धांत भी इस चीज को बोल दिया जाता है। आकस्मिक असंभवता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कि उसमें जो है वो बाद में कोई ऐसा चेंज आ गया है जिसकी वजह से उसको परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। तो इसके बारे में कई बार अलग से भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नैराश्य का सिद्धांत क्या है, आकस्मिक असंभवता का सिद्धांत क्या है, ये कब एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस स्पेसिफिकली इसी पॉइंट को रिलेटेड, ऐसे रिलेटेड भी आ जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जब जो है वेयर द डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाइज, यानी कि जहां पर जो है वो सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी का सिद्धांत जो है वो लागू हो सकता है, या नैराश्य का सिद्धांत जिसको हम कहेंगे वो नैराश्य का सिद्धांत जो है वो लागू हो सकता है। तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जब ये चीज़ें लागू हो सकती हैं उसके बारे में, या इसको विवशता का सिद्धांत भी बोल देते हैं, नैराश्य अथवा विवशता, दोनों चीज़ें जो है उसके लिए यूज़ कर ली जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब वो एप्लीकेबल होता है। तो पहली बात है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का नष्ट हो जाना, कि जिस चीज़ के लिए, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाता है तब भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, और ये कहा जाता है कि सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने जो है वो अपना कोई एक म्यूजिक हॉल किसी को रेंट पे दिया है कि ताकि उसमें जो है वो म्यूजिकल इवेंट्स हो सकें, तो वो म्यूजिकल हॉल जो है वो फायर की वजह से, आग की वजह से जल के खत्म हो गया। तो जो सब्जेक्ट मैटर है वही खत्म हो गया, तो उसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पर डिस्चार्ज हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है, और जो डिफेंडेंट यानी कि जिसका वो म्यूजिक हॉल था वो अपने प्रॉमिस से जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, और अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में ही नहीं है, और उसकी वजह से जो है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का ही नष्ट हो जाना जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया। देन नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी विशेष घटना का ना घटना, कि विशेष घटना के बेस के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो अगर वो घटना ही नहीं घटती है तब भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाता है। किसी विशेष घटना का ना घटना, नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि कोई इवेंट जो है वो नहीं घट रहा है, नहीं वो हो पा रहा है, तो उसमें कहेंगे कि नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि वो जो है तब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म माना जाता है। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल रहता है हमारे पास कि एक पर्सन था, उस पर्सन ने जो है वो होटल में रूम लिया, और रूम लेने के लिए उसने जो है होटल के मालिक को बता दिया कि मैं ये रूम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो है यहाँ पर जो है वो किंग एडवर्ड 7 का जो है वो प्रोसेशन यहाँ पे निकलने वाला है, और मुझे जो है वो इस रूम से उसका राजा का वो प्रोसेशन जो है वो देखना है, और उसके लिए जो है मुझे ये रूम चाहिए। तो अब क्या हुआ कि जो है उसने रूम तो ले लिया रेंट पे, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, जिस डेट के लिए उसने वो रूम बुक किया था, उस डेट को जो है वो राजा बीमार हो गया, और बीमार होने की वजह से उसका जो प्रोसेशन था वो आगे जो है वो पोस्टपोन हो गया, उसकी डेट जो है वो आगे चेंज कर दी गई, और जिसकी वजह से वो प्रोसेशन हो नहीं सका। जब प्रोसेशन हो नहीं सका तो जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो रूम रेंट पे लिया था, वो ऑब्जेक्ट जो है वो फेल हो गया, यानी कि फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस, कि उसका जो अल्टीमेट पर्पस था, जो उसका उद्देश्य था मेन उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का, वो जो है वो उसका खत्म हो गया। कि जो उसने रूम रेंट पे लिया था बेसिकली राजा की प्रोसेशन को देखने के लिए लिया था, बट राजा का प्रोसेशन जो है वो कैंसिल हो गया। तो जब उसका अल्टीमेट पर्पस जो है वो खत्म हो गया, तब भी जो है वो उसको कहेंगे कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, की राजा के प्रोसेशन को चलाना या नहीं चलाना ना होटल मालिक के हाथ में था, ना दूसरी पार्टी के हाथ में था। तो वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस वहां पे अप्लाई होगा, और दोनों पार्टी जो है वो अपने प्रोमिसेस से वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। कि अगर इन केस कि वहां पे जो है वो होटल का मालिक उसके ऊपर जो है वो केस फाइल भी करता है कि मुझे जो है इसका पेमेंट मिलना चाहिए, तो तब भी जो है उसको जिसने वो बुक कराया था रूम, उसके पास राइट है कि उसको, मतलब कोर्ट ने डिसाइड किया था, ऐसा केस हुआ था, तो उसमें जो है उसको उसके प्रोमिसेस से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो उसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के थ्रू डिस्चार्ज होना, नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, की किसी विशेष घटना के ऊपर जो है वो डिपेंड करता था, बट वो घटना नहीं घट रही है, तो फिर जो है उसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट किया जाएगा। डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ द प्रोमिसर, की व्यक्तिगत असमर्थता और मृत्यु, की किसी जो प्रोमिसर है कि अगर जो है काम ऐसा है कि जो उसकी पर्सनल स्किल्स पे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या उसकी पर्सनल एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो क्या है कि अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है या उसकी जो है वो फिजिकली इनकैपेबल हो जाता है, पर्सनल इनकैपेबिलिटी आ जाती है,
तो उस केस में भी जो है वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज होने का मतलब यहाँ पे जो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई होने का मतलब कि उनकी जो है वो लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं बनती है कि वो अपने प्रोमिसेस को पूरा करें, क्योंकि ऐसी घटना घट गई है जिसकी वजह से उसको प्रॉमिस को पूरा करना अब उनकी कैपेसिटी में नहीं है, या तो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया या वो इलीगल हो गया, इस वजह से उसको प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कि उनके जो है वो कंट्रोल से बाहर है। तो जब कंट्रोल से बाहर है तो फिर वो अपने प्रोमिस से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनकी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं बनती हैं उसमें। फॉर एग्जांपल कि अब एक पेंटर ने जो है वो किसी से जो है वो सर्टेन प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपकी जो है वो पेंटिंग बना के दूंगा और इसके बदले में इतने पैसे लगेंगे। तो अब उतने जो चार्जेस उसने थे उसके लिए पेंटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट बिफोर की वो जो उससे पहले की वो पेंटिंग बना पाता उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों हाथ जो है एक्सीडेंट में खत्म हो गए, चले गए। तो उसकी वजह से क्या है कि अब वो पेंटिंग ड्रॉ नहीं कर सकता, पर्सनली जो है वो इनकेपेबल हो गया। और आपको पता है कि इन केस ऑफ डेथ तो इम्पॉसिबल ही है उस पर्सन के लिए कि आफ्टर डेथ वो क्या परफॉर्म करेगा, तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है। बट अगर जो है वो इनकेपेबिलिटी है कि उसके जो है वो एक्सीडेंट की वजह से वो जो जिस कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता था उसकी परफॉर्मेंस अगर वो नहीं रही है, तो फिर भी जो है वो अपने प्रोमिस अपनी जो है वो ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म माना जाता है उस केस में भी। देन चेंज ऑफ लॉ, कि ऐसा कि जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो लॉ चेंज कर दिया है, तो इन केस की लॉ चेंज कर दिया गया है तब भी जो है उसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में माना जाएगा, क्योंकि अब अगर उस लॉ चेंज होने की वजह से उसको पूरा नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स कि अगर आप उसको पूरा करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा और इलीगल एक्ट जो है वो फिर नहीं करेंगे, तो उसमें भी दोनों पार्टी जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया एक एग्जांपल इसमें, कि ए ने जो है वो बी को जो है वो 100 बैग्स ऑफ वीट जो है वो सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर्टेन रेट पे जो है सर्टेन डेट पे इतनी जो है वो 100 बैग्स ऑफ वीट सेल करेगा। अब ए जो है वो किसी और दूसरे स्टेट में था, बी किसी दूसरे स्टेट में था, और जो ए जिस स्टेट में रहता था गवर्नमेंट ने जो है वो इंटर स्टेट सेलिंग ऑफ वीट पे जो है वो बैन लगा दिया। तो क्या है कि बिफोर परफॉर्मेंस जो है वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, लॉ चेंज हो गया और अब उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, दैट इज चेंज ऑफ लॉ। और आउटब्रेक ऑफ वॉर, इसके बारे में भी आप कई बार पढ़ चुके हैं, युद्ध का छिड़ जाना, कि आपस में जो है वो दो पार्टीज जो हैं अलग अलग देश से संबंधित हैं और जिन देशों से वो संबंधित हैं उन देशों के बीच में जो है वो आपस में अगर युद्ध छिड़ जाता है तो वो एग्रीमेंट जो है इलीगल और वॉइड बन जाएगा। बट इन केस की कई बार क्या होता है कि आपने जो है वो बिफोर वॉर, तो है कि युद्ध छिड़ने के बाद तो आप उनसे कर ही नहीं सकते, अगर किया गया है तो वो वॉइड ही है, कंप्लीटली जो है वॉइड एब इनिशियो है, इलीगल है। बट इन केस की युद्ध छिड़ने से पहले अगर आपने कोई इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, कि जब तक वो युद्ध चलेगा तब तक वो सस्पेंडेड रहेगा, और अगर उसकी जो है वो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो टाइम बार्ड नहीं हुआ है तो हो सकता है कि स्थितियां सुधरने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट किया जा सकता है। बट ड्यूरिंग वॉर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सस्पेंडेड रहेगा, उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, दोनों पार्टी जो है उसमें डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी असंभवता वाली बात जो है वो आगामी असंभवता वाली सिद्धांत जो है यहाँ पर लागू होते हैं। और इसी की कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जहां पर जो है इस चीज़ को हम मान नहीं सकते कि इसके जो अपवाद हैं कि ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को लागू नहीं किया जाएगा यहाँ, जहाँ पर या कहें जहाँ पर जो है वो इधर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो लागू नहीं होता, निराशय का सिद्धांत या विवशता का सिद्धांत जहाँ पर लागू नहीं होता। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो पहला पॉइंट है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, कि डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस कि उसमें जो है वो परफॉर्म करना मुश्किल हो रहा है, तो उसमें असंभव नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, कि अगर आपके लिए जो है वो काम करना मुश्किल हो रहा है या उसमें कोई कठिनाई आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे। यानी कि आपने प्रॉमिस किया है तो वो पूरा करना पड़ेगा, बेशक आपको उसके लिए कठिनाई उठानी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है वो बी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उसको जो है वो 1000 टन ऑफ सिल्क, रॉ सिल्क जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब 1000 टन ऑफ सिल्क प्रोवाइड करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सोचना था कि उसने जो है वो कहां से सिल्क अरेंज करना है। बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की बारी आई तो उससे उतना सिल्क जो है वो अरेंज नहीं हो पाया, तो उसको अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किल आ रही है, क्योंकि मार्केट में उस टाइम पे शॉर्टेज है। तो उस टाइम पे क्या है कि उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। तो जिस पार्टी ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, यानी कि वो सिल्क अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो है उसके बदले में पहले वाली पार्टी को कंपनसेट
करना पड़ेगा, जो भी उसको नुकसान हुआ है वो उस नुकसान की भरपाई उसको करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनेगा कि जो है वो इसको परफॉर्म करना जो है वो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। देन कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, व्यवसायिक असंभवता, कि हो सकता है कि कमर्शियली इम्पॉसिबल है। कमर्शियल इम्पॉसिबल का मतलब है कि उसको जो है वो उसका खर्चा बढ़ गया है, कि उसको जो है वो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, या कह लो कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, या अगर उसको प्रॉमिस को पूरा करता है तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। फॉर रीज़न बीइंग कि हो सकता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हो सकता है कि जो लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह से अगर कोई चेंज आया है कि जिससे कमर्शियली इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि कमर्शियली इम्पॉसिबिलिटी का मतलब कि उसको अब उसमें से प्रॉफिट की बजाय नुकसान उठाना पड़ेगा, तब भी हम उसको सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट नहीं दे सकते। तो अगर उसने प्रॉमिस किया है तो उसको अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। बेशक उसके प्राइजेस जो है वो बढ़ गए हैं, बेशक उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो नुकसान उठाते हुए भी उसको अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। देन स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस, की इन केस की उसकी अपनी खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो या तो स्ट्राइक्स हो गई हैं, लॉकआउट्स हो गए हैं, तो चाहे वो स्ट्राइक्स जो है क्योंकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन अपनी लेबर यूनियंस करती हैं, लॉकआउट्स जो है वो एम्प्लॉयर्स की तरफ से होता है, या सिविल डिस्टर्बेंसेस हैं। तो इस तरह के कोई अगर रीजंस हैं तो उन रीजंस, क्योंकि वो सेल्फ इंड्यूस्ड हैं, चाहे वो आप लॉकआउट करें तब भी आपने खुद से किया है, और अगर आप जो है कह रहे हैं कि स्ट्राइक्स हो रही हैं तो स्ट्राइक्स में भी आप जो है वो लेबर यूनियन की बातें नहीं मान रहे हैं इसलिए स्ट्राइक्स हो रही है, तो दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड, और उसको जो है वो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको जो है वो अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसे प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है उसके बदले में कंपनसेट करना पड़ेगा। दूसरी पार्टी जो है वो आपसे कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, आपको प्रॉमिस पूरा करने के लिए एनफोर्स किया जा सकता है। तो स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, सिविल डिस्टर्बेंसेस, दे आर नॉट आल्सो द पार्ट ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। देन इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द थर्ड पर्सन, कि तीसरे पक्ष की असफलता के कारण, कि आपने जो है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर जो है वो भरोसा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कि मैं आपको ये सर्टेन गुड्स जो है वो इस रेट पर जो है वो सप्लाई कर दूंगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। अब मैन्युफैक्चर्ड बाय सी या प्रोड्यूस्ड बाय सी, बट सी ने जो है वो सामान प्रोड्यूस नहीं किया। अब सी ने सामान प्रोड्यूस नहीं किया, तो यहाँ पर क्या है कि वो उसको सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं कहेंगे, और इसमें जो है उसको वो सामान प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। मतलब किसी तीसरे पक्ष के बेसिस पर आपने जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर ली है और थर्ड पार्टी जो है उसको प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रही है, तो बट फिर भी आपको अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं तीसरे पक्ष की असफलता के कारण असंभवता, और उस केस में भी जो है वो ये सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एक्ट, वो जो डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है, वो लागू नहीं होगा और आपको अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, की जैसे यहाँ पर जो है वो अनेक उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य की समाप्ति, की आपने जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए को ध्यान में रखते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, और उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट का जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, बट बाकी के ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पूरे हो रहे हैं, बाकी के ऑब्जेक्टिव्स अगर पूरे हो रहे हैं, तब भी हम उसको सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे। जैसे हमने अभी पीछे एक एग्जांपल लिया था सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में, कि एक पर्सन ने जो है वो होटल में रूम बुक किया था और उसने कहा था कि मुझे जो है वो राजा का पोजीशन देखना है, तो कोरोनेशन देखना है राजा का, और उसके लिए उसने रूम बुक किया था, और राजा जो है वो बीमार हो गया था, और इसकी वजह से पोजीशन जो है वो प्रोसेशन जो है वो पोस्टपोन हो गया। जब प्रोसेशन पोस्टपोन हो गया तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गया था। बट फॉर एग्जांपल कि उसी ने जो है वो एक बोट जो है वो, मान लो कि कोई रिवर वहां पर बहती थी, जिस रिवर के पास से जो है वो राजा का प्रोसेशन जाना था, तो उसने जो है वो रिवर से जो है वो उसमें वहां पर बोटिंग के लिए जो है एक बोट रेंट पे ले ली, कि मुझे जो है वो राजा का प्रोसेशन भी देखना है, और साथ में जो है वो जो राजा के साथ फ्लीट, यानी कि उसका जो बैंड बाजे वाले लोग चलेंगे, उनको भी जो है वो साथ में देखना था। बट क्या है कि फिर से वही बात की, राजा बीमार हो गया, तो राजा का जो है वो प्रोसेशन नहीं निकल पाया, बट जो फ्लीट जो उसके अराउंड थी, बट वो इकट्ठी होगी तो उसको देख सकता था, तो यानी कि उसका एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, बट एक ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया, तो इस केस में उसको सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं किया जाएगा। तो अल्टीमेट क्या है कि यहाँ पर जो है मेन जो अनेक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से एक अगर ख़त्म हो जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं माना जाता, क्योंकि बाकी के उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं। दैट मीन्स कि उसको अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा, उस बोट का रेंट उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये थे हमारे पास जो थर्ड हमने पॉइंट किया था
डिस्चार्ज बाय सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बारे में तो वो मैंने आपको बता दिया कि सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी के जो है वो डॉक्ट्राइन कब कब इम्प्लीकेबल होगा और कब कब वो इम्प्लीकेबल नहीं होगा, उसकी क्या क्या एक्सेप्शंस उसके अंदर आएंगी। देन फोर्थ आता है हमारे पास डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि लैप्स ऑफ टाइम की वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, कि उसको जो है वो विद इन जो स्पेसिफिक टाइम था उस स्पेसिफाइड टाइम में अगर उसको परफॉर्म नहीं किया गया। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम ईच पार्टी टू इट मस्ट परफॉर्म हिज प्रॉमिस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम का टाइम मतलब है नियत समय जो उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है कि आपको विद इन 2 मंथ्स, विद इन 1 मंथ, विद इन 6 मंथ, तो जो भी उन्होंने टाइम स्पेसिफाई किया है कि उस टाइम पीरियड के अंदर उनको अपने प्रोमिस को पूरा करना है। तो अगर वो जो है वो प्रोमिस को पूरा नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय की समाप्ति के कारण जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। देन ऑन द कंप्लीशन ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। जो मैंने भी आपको बताया कि स्टिपुलेटेड टाइम जब खत्म हो जाएगा, नियत समय जो है उसके लिए उन्होंने समय डिसाइड किया होता, टाइम पीरियड डिसाइड किया होता, वो खत्म हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज माना जाएगा। अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट द पार्टीज कैन क्लेम द राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड और द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। कि इसमें क्या है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट, इसमें क्या है कि डेट्स के बारे में, उधार के बारे में कहा गया है कि आपके पास जो 3 साल तक का टाइम है कि अगर आपने किसी को उधार दिया है तो आप 3 साल के अंदर अंदर उससे जो है वो उधार के लिए जो है वो क्लेम फाइल कर सकते हैं। बट अगर ड्यू डेट के 3 साल के बाद भी जो है आप उसका कोई क्लेम फाइल नहीं करते तो 3 साल के बाद वो डेट जो है वो टाइम बार डेट बन जाता है और उस डेट को जो है वो आप रिकवर नहीं कर सकते। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, टाइम बार हो जाएगा और उस डेट की रिकवरी जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जो है वो परफॉर्म होना जरूरी है, बट अगर नहीं किया जाता है तो जो है वो दोनों पार्टी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। हाँ, बट यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर उनमें से एक पार्टी, मान लो फॉर एग्जांपल कि उसने जो है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया विद इन स्पेसिफाइड पीरियड और दूसरी पार्टी का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है कि पहले वाली पार्टी ने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है, तो दूसरी पार्टी जो है वो एग्रीव्ड पार्टी, जो पीड़ित पक्ष है, जो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार था बट जिसने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है, उससे वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है या अपने राइट के लिए उसके जो उसको नुकसान उठाना पड़ा है उस नुकसान के लिए वो उस दूसरी पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकता है कि अगर वो पार्टी ने जो है वो स्पेसिफाइड पीरियड में अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। देन डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की इंटरवेंशन की वजह से, लॉ के ऑपरेशन की वजह से जो है ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द फॉलोइंग वेज, कि इन केस ऑफ मर्जर, मर्जर का मतलब होता है कि व्हेन एन इंफीरियर राइट of the contract merges into a superior right of the contract the former stands discharged automatically। कि मतलब क्या है कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट बनता है वो राइट जो है वो किसी एक सुपीरियर राइट, जो सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो है वो उसमें मर्ज हो गया है, उसमें क्लब हो गया है, तो पुराना जो है वो आपका ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है वो आपने जो है वो क्या किया हुआ है कि अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो रेंट पे दिया हुआ, रेंट पे दिया हुआ, तो दैट मीन्स कि आप उसका रेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। बट अब क्या है कि जिसने वो रेंट पे ली हुई थी प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी आपसे खरीद लेता है तो आपका रेंट का राइट जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। दैट इज नोन एज मर्जर, उसको हम मर्जर बोलते हैं। या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ये जो या कोई जो है पार्ट टाइम जॉब पे है और पार्ट टाइम जॉब वाले पर्सन को जो है आपने जो है वो परमानेंट बेसिस पर जो है वो हायर कर लिया, तो परमानेंट बेसिस पर हायर करने से क्या है कि उसका जो राइट कॉन्ट्रेक्चुअल या पार्ट टाइम जॉब पे उसका बनता था वो राइट उसको ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दैट इज नोन एज मर्जर, जहां पर जो है उसको एक सुपीरियर राइट की, इन्फीरियर राइट जो उसका जो राइट छोटा कम राइट बनता था वो एक सुपीरियर राइट की वजह से जो है उसका खत्म हो जाता है। दैट इज नोन एज मर्जर। देन बाय अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन, अनधिकृत परिवर्तन द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि म्यूचुअल कंसेंट के बारे में कि जब हमने अल्टरेशन वाला पॉइंट किया था तो उसमें बताया था कि अल्टरेशन जो है वो दोनों पार्टीज की कंसेंट से होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है कि अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन की, उसमें पार्टीज ने जो है अल्टरेशन की है, डॉक्यूमेंट में कोई चेंज कर दिया है और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी की, जो एक पार्टी है दूसरी पार्टी की सहमति लिए बिना उसने अपनी मर्जी से उसमें कोई मटेरियल अल्टरेशन कर दिया है, मटेरियल चेंजेस कर दिए, तब भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि उसको जो है वो प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर दे और वो जो है वो
पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही जो है वो वॉइड हो जाएगा कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की परमिशन के बिना जो है उसमें कोई भी मटेरियल अल्टरेशन की है। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी के जो है वो फोर्ज्ड सिग्नेचर कर दिए, नकली साइन कर दिए, या रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था उसके आगे जो है वो 1 लिख दिया, 8 का 18% बना दिया। तो इस तरह के अगर मटेरियल अल्टरेशन किए जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वॉइड बन जाता है। देन बाय इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं और उसमें जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि उसकी जो भी उसने इंसॉल्वेंट होने से पहले जितनी भी उसकी ऑब्लिगेशंस थी वो सभी ऑब्लिगेशन से उसको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो दिस इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कि इन केस कोई पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे पहले के जो है क्योंकि इंसॉल्वेंट होने के बाद तो उसके पास राइट ही नहीं रहता है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, बट उससे पहले उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स उसने एंटर किए थे तो वो अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज होता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं और फिर उसकी जो है वो बोली लगाई जाती है और जिसकी वजह से जो है उसका राइट वहां पर खत्म हो जाता है। देन लास्ट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अनुबंध को तोड़कर अपने प्रॉमिस को पूरा ना करके कि जो है अनुबंध का खंडन कर दिया, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कमिटिंग ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज द नॉन परफॉर्मेंस। तो ब्रीच करने का मतलब क्या है कि उसका खंडन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का खंडन, अनुबंध के खंडन का मतलब या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस कि बिना परफॉर्म किए। द पार्टी में कमिट ब्रीच बाय कि उसकी जो है वो कैसे ब्रीच कर सकती हैं, अपने प्रोमिसेस को पूरा करने से मना कैसे कर सकती हैं। व्हेन द पार्टी फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कि उसने वो जो है वो फेल हो जाती है कि अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाती। एंड व्हेन द पार्टी डज सम एक्ट वेयर बाय द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल कि यानी कि उसने खुद से ही कोई ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो गई है। या तो क्या है कि उसने जो है वो उसको परफॉर्म करने के लिए वो फेल हो जाती है, असफल हो जाती है, और दूसरी बात क्या है कि उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है। जैसे हमने किया था ना सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में, तो उसमें एक ये कंडीशन भी थी कि उसने खुद से ऐसा कोई काम ना किया हो जिससे वो काम वो एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए। अगर उसने अपने आप से किया है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, बट अगर उसका कोई इंटेंशन नहीं थी या वो उसको रोक नहीं सकता, प्रिवेंट नहीं कर सकता, तब उसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट किया जाता था। व्हेन द पार्टी इंटेंशनली रिफ्यूजेस टू परफॉर्म या जो है वो इंटेंशनली मना कर देती है कि जानबूझकर मना कर देती है कि मुझे अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करना है, देन इट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ज्यादा डिटेल में हम इसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अलग से पढ़ेंगे, वीडियो आपको दी जाएगी इसके बारे में। देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये दो तरीके से किया जा सकता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब कि ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जब उसकी परफॉर्मेंस की बात आ रही है तब आप उसको अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हैं कि इसके लिए जो टाइम एंड प्लेस फिक्स किया हुआ है, तो वो उस टाइम एंड प्लेस पे जो है वो एक्चुअल में वो परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही है, वो परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जा रहा है, दैट इज नोन एज एक्चुअल ब्रीच ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। और दूसरी बात आती है आपके पास एंटीसिपेटरी ब्रीच, प्रत्याशित खंडन। एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या है कि वो बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि उससे पहले ही जो है वो अपने बारे में बता देता है, चाहे वो बोल के बता देता है या लिख के बता दे। बोल के बता दे मतलब एक्सप्रेस भी हो सकती है एंटीसिपेटरी ब्रीच, या फिर इंप्लाइड भी हो सकती है कि उसके बिहेवियर से ही पता चल रहा है कि वो उसको परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे मान लो कि ए ने जो है वो उसको बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया बी को कि मैं आपको अपना स्कूटर जो है वो इतने रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ, बी ने कहा जी मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, और हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आज से 15 दिन के बाद करेंगे, और उससे पहले ही जो है 15 दिन से पहले उसने 4 दिन के बाद जो है अपना स्कूटर किसी और को बेच दिया। दैट इज इंप्लाइड ब्रीच, कि उसने कहा नहीं कि मैं आपको नहीं बेचने वाला हूं, बट उसने जो है वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, और जो है उसने दैट इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच, उसको इंप्लाइड ब्रीच बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको कुछ राइट्स मिलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच के टाइम पे, कि वो जो है ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, की जिस दिन वो एंटीसिपेटरी ब्रीच उसने दी है, मतलब पहले ही बता देना कि उसने एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में, तो उसी दिन उसको जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान ले और अपना जो भी उसका राइट बनता है उस राइट के लिए वो केस उसके ऊपर फाइल कर दे। या फिर क्या करे कि वेट टिल द ड्यू डेट एंड देन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द पार्टी हु कमिटेड द ब्रीच, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्ष है, जो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार था या उसने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया था, तो उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट में राइट बनता है वो उसके लिए स्यू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है।
तो इसमें क्या है कि अगर एक्चुअल ब्रीच है तो एक्चुअल ब्रीच तो जिस दिन ड्यू डेट थी उसने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो फिर आप जो है उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, जो भी नुकसान हुए हैं, जो भी कंपनसेशन है उसके लिए आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। और इन केस की एंटीसिपेटरी ब्रीच है तो एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या है कि पहले से ही उसने उसके जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में आपको पता चल गया है, तो उसमें क्या है कि दो ऑप्शन है, या तो आप जो है वो उसकी ड्यू डेट जो है उस डेट तक आप वेट कर सकते हैं कि उस डेट को आप उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, हो सकता है कि वो उससे पहले परफॉर्म कर ले, और या फिर जो है उसको उसी दिन जिस दिन वो उसने आपको एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में पता चला है आप उसी दिन उसको क्या करें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर सकते हैं। बट इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच है, यानी कि एंटीसिपेटरी ब्रीच का जो सिद्धांत है कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको जो है वो उसी टाइम पर जो है वो खत्म मान सकते हैं, डिस्चार्ज इमीडिएटली। बट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट्स, तो प्रोमिसरी नोट्स के टाइम पर जो है वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो है आपको वेट ही करना पड़ेगा, जो भी उसका ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको मान सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया गया। कि जो उधार वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पेमेंट ऑफ डेट, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको वेट करनी पड़ती है कि ड्यू डेट तक आप वेट करेंगे, उसके बाद ही आप उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मान सकते हैं। और इन शॉर्ट आपको बता देते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कमिटिंग ब्रीच की, जब वो ब्रीच किया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो एग्रीव्ड पार्टी के पास कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। तो उस पहला ऑप्शन रहता है रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, विखंडन की, उसने भी पूरा नहीं किया तो मैं भी नहीं पूरा करूंगा। अगर मान लो उसने कहा, ए ने कहा कि मैं अपना स्कूटर इतने में बेचने के लिए तैयार हूँ, बी ने कहा जी मैं इतना में खरीदने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, उसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बट ए ने उसको स्कूटर नहीं दिया, उसका कह रहा है कि जब स्कूटर नहीं दिया तो मैं पैसे नहीं देता, तो रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आपस में जो है उन्होंने दोनों ने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, एक ने नहीं किया तो दूसरे ने भी नहीं किया। क्लेम फॉर डैमेजेस की, अगर कोई नुकसान हुआ है तो नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं। सूट फॉर क्वांटम मेरिट की, मतलब जो उसको जो उसने काम किया है उसके बदले में जो है वो जितना भी रिवॉर्ड उसका बनता है वो रिवॉर्ड के लिए क्लेम कर सकता है। ये तो नुकसान वाली बात है, बट अगर उसने कुछ बेनिफिट उसको दे दिया है दूसरी पार्टी को तो वो उसके बदले में क्लेम फाइल कर सकता है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, इन केस की आपको जो है वो परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है कि आपको उसके बिना सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ही बोला जा सकता है कि आपको जो है वो स्पेसिफिकली उसी एक काम को परफॉर्म करना पड़ेगा। कि अगर आपको जो है वो ना रिसिशन से काम बनेगा ना डैमेजेस से कोई फर्क पड़ने वाला है, तो उस केस में जो है वो कई बार ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो है वो कोर्ट इंस्ट्रक्ट कर सकती है कि आप जो है उसको दूसरी पार्टी को फोर्स कर सकते हैं कि आपको जो है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी ही करनी है, यानी कि जो प्रॉमिस आपने किया है वो प्रॉमिस ही पूरा करना पड़ेगा आपको। एंड लास्ट वन, क्लेम फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है निषेधाज्ञा पाने का अधिकार, कि उसको आप जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक सकते हैं, उसको बोलते हैं क्लेम फॉर इंजेक्शन की। जैसे आपने कहा है कि एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप जो है वो मेरे जो है वो होटल में जो है वो शाम को जो म्यूजिकल नाइट होगी वहां पर आप गाएंगे, उस सिंगर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट वो सिंगर ने जो है वो दूसरे होटल के साथ भी जो है वो एग्रीमेंट कर लिया कि उसके साथ भी गाएगा, तो आप उसको जो है वो रोक लगा सकते हैं कि आपने जो है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और जब तक आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आप दूसरे के साथ नहीं गाएंगे। तो अगर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर जो है वो किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो आप उसको जो है वो कोर्ट के थ्रू रोक सकते हैं कि वो दूसरी पार्टी के लिए या दूसरे होटल में वो गाना नहीं गाएगा। दैट इज नोन एज क्लेम फॉर इंजंक्शन, की उसको निषेधाज्ञा पाने का अधिकार, कि किसी को वो काम करने से, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप रोक सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज या कुछ राइट्स जो है वो एग्रीव्ड पार्टी को मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 5-6 मेथड्स हैं जिन मेथड से जो है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है, जिसमें जो है आपका बाय परफॉर्मेंस आ गया कि एक्चुअली में उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, और दूसरा है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, की आपस में सहमति के द्वारा जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और तीसरा जो है बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, चौथा लैप्स ऑफ टाइम, पांचवा जो है ऑपरेशन ऑफ लॉ, और लास्ट वन इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 6 मेथड्स हैं जिससे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके बारे में मैंने आपको आज की वीडियो में डिटेल में बता दिया है। ओके, थैंक यू।